अब हम बात करेंगे बीएनएसएस के चैप्टर 10। चैप्टर 10 सेम वैसे ही है जैसे हमारा सीआरपीसी में चैप्टर था। सेक्शन 144 से लेकर 147 तक बात करते हैं हम मेंटेनेंस। मेंटेनेंस क्या है? मेंटेनेंस एक सिविल एक्शन है। तो फिर ये क्रिमिनल लॉ में क्या कर रहा है? क्योंकि ये मेंटेनेंस जीवन के अधिकार से रिलेटेड है, तो स्पीडी ट्रायल के लिए, क्योंकि सिविल ट्रायल बहुत लेजी तरीके से चलता है, तो स्पीडीली लोगों को मेंटेनेंस मिल सके, क्योंकि रोटी कपड़ा मकान के बिना कोई भी व्यक्ति नहीं रह सकता। तो उनकी दैहिक स्वतंत्रता और जीवन को सुनिश्चित करने के लिए मेंटेनेंस जैसे बहुमूल्य अधिकार को सिविल के साथ साथ क्रिमिनल में भी ट्रांसफर किया गया। अब ये जो ट्रांसफर किया गया है, यहाँ पर मेंटेनेंस किसे मिलेगा? तो सीआरपीसी चैप्टर, बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का चैप्टर 10 सेक्शन 144 बात करता है मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। इनकी बात करता है वाइफ, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। तो सेक्शन 144 कहता है ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। तो सबसे पहले बात यही आती है कि भाई मेंटेनेंस आखिर है क्या? मेंटेनेंस है वो मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर लिविंग, रोटी कपड़ा मकान एजुकेशन और मेडिकल फैसिलिटी, जो किसी व्यक्ति को जीने के लिए सबसे अत्यंत आवश्यक जरूरत है, और जो व्यक्ति आप पर निर्भर है उसके लिए इन व्यवस्था को किया जाना जरूरी है। तो उसकी जिम्मेदारी इसमें डाली गई सेक्शन 144। तो कौन होगा? तो कोई भी पर्सन हो सकता है यहाँ पर। अगर माता पिता को मेंटेनेंस देना है तो बेटा बेटी भी हो सकते हैं, अगर बच्चों को मेंटेनेंस देना है तो मदर फादर भी हो सकते हैं, और अगर पत्नी को मेंटेनेंस देना है तो केवल पति होगा। तो बेटा बेटी कोई भी व्यक्ति जो सफिशिएंट मींस के वाला है, मतलब जब आपके पास पैसा है, आपके पास शारीरिक कुशलता है, ये सफिशिएंट मींस का मतलब केवल पैसे से ही नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं शरीर से हष्ट-पुष्ट है, कमाने नहीं जाते, कहते हैं भाई वाइफ से झगड़ा हो गया, नहीं दूंगा मेंटेनेंस, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। तो कोर्ट का ये कहना है कि जब आप पढ़े लिखे हो, आपके शरीर में ताकत है, आप कमा सकते हो, तो तुम्हें कमा कर लाना चाहिए, हम मानेंगे तुम सफिशिएंट मींस के व्यक्ति हो। तो कोई भी सफिशिएंट मींस का व्यक्ति क्या करता है? या तो नेग्लेक्ट करता है या रिफ्यूज करता है मेंटेनेंस देने से। किसे? अपनी वाइफ को। किसको? अपनी वाइफ को। हालांकि ये जो वाइफ वाला कॉन्सेप्ट है ये बड़ा वाइडर हो गया है कि वाइफ के अंतर्गत कौन कौन आता है। तो वाइफ के अंदर लीगल वैलिड वाइफ तो आती ही है जिसके साथ आपने अपने धर्म के अनुसार 7 फेरे लिए हैं, निकाह किया है। ये सभी, ये भी याद रखना, सेक्शन 144 मेंटेनेंस सेकुलर एक्ट है, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी पर एप्लीकेबल होता है। तो आपने वाइफ अपने पर्सनल लॉ के अनुसार शादी करके की हो, या वो किसी भी एक्ट के अकॉर्डिंग आपकी वाइफ हो, तो वो वाइफ है। इवन वाइफ में वो भी वाइफ शामिल है जिसको आपने डाइवोर्स दे दिया है और उसने अभी दूसरी मैरिज नहीं की है। और सुप्रीम कोर्ट तो लेटेस्ट जजमेंट में ऐसी वाइफ को भी वाइफ मानते हैं जो लिव इन में रह रही है, वो भी वाइफ है। तो हम वाइफ के बारे में भी बड़ा करके पढ़ेंगे, पर पहले केवल आज हम बेयर प्रोविजन से इसको तैयार कर रहे हैं। तो हमने कहा कोई भी पर्सन जो सफिशिएंट मींस वाला है, जिसके बाजुओं में ताकत है, जो कमा सकता है, कमाने लायक है, वो नेग्लेक्ट करता है, रिफ्यूज करता है अपनी पत्नी को। पत्नी भी कैसी? जो अनेबल टू मेंटेन हर सेल्फ है। मान लीजिए पति 20,000 रुपये कमा रहा है, पत्नी 30,000 रुपये कमा रही है, तो वो पत्नी सीआर बीएनएसएस में मेंटेनेंस नहीं ले सकती है। तो ऐसी पत्नी ही बीएनएसएस में मेंटेनेंस ले सकती है जो अनेबल टू मेंटेन है। अनेबल टू मेंटेन का मतलब है जो कमा नहीं सकती है। जो कमा सकती है उस और कमा नहीं रही, वो हाउस वाइफ बनी हुई है, तो वो भी अनेबल टू मेंटेन हर सेल्फ है। लेकिन ऐसी पत्नी जो कमा रही है और वो अपने पति से मेंटेनेंस चाहती है, तो वो मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। तो कोई भी पत्नी जो अनेबल टू मेंटेनेंस हर सेल्फ है, तो वो अपने पति से मेंटेनेंस मांगती है और पति नेग्लेक्ट करता है या रिफ्यूज करता है। या कोई भी लेजिटिमेट इनलेजिटिमेट चाइल्ड। लेजिटिमेट इनलेजिटिमेट का मतलब होता है चाहे वो वैलिड वेडलॉक से पैदा हुए हैं,
जैसे माता पिता की शादी हुई, उसके बाद बच्चों की उत्पत्ति हुई, बच्चों की उत्पत्ति पहले हुई, माता पिता ने शादी बाद में की। तो जो शादी से पहले बच्चे बिना शादी के उत्पन्न होते हैं उन्हें इलेजिटिमेट बच्चे कहते हैं। तो चाहे बच्चा जिसकी उम्र 18 साल, चाहे बेटा हो या बेटी हो, से कम है, और चाहे वो लेजिटिमेट है या इलेजिटिमेट है, वो भी अपने माता पिता से, चाहे उनके फादर लेजिटिमेट इलेजिटिमेट है या मदर लेजिटिमेट इलेजिटिमेट है, जो भी सफिशिएंट मींस वाले हैं या हैं, उससे मेंटेनेंस ले सकते हैं, माइनर चाइल्ड भी। ठीक है, आगे बढ़िए। और दूसरा, फिर आते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, और ये कहता है सी इज लेजिटिमेट इलेजिटिमेट मेजर चाइल्ड। मेजर चाइल्ड वो होते हैं जो 18 साल से ऊपर हैं, लेकिन वो नहीं जो मैरिड डॉटर है। अगर कोई बच्चा जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर है, चाहे वो लेजिटिमेट है या इलेजिटिमेट है, लेकिन वो फिजिकली या मेंटली अपने आप को भरण पोषण नहीं कर सकता है, जिसमें मैरिड डॉटर नहीं आती है, तो वो भी बच्चा अपने माता पिता से मेंटेनेंस ले सकता है। और लास्ट, एज्ड पेरेंट जो अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ या हिमसेल्फ है। जैसे माता जी की पेंशन आती है तो उन्हें मेंटेनेंस की जरूरत नहीं है, पिताजी की पेंशन आती है तो वो अपने बच्चों से मेंटेनेंस नहीं ले सकते हैं। तो जो अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकते हैं वो ही केवल इस बीएनएसएस का पार्ट बनेंगे। बाकी अगर आपको अधिकार के रूप में मेंटेनेंस चाहिए तो आप अपने पर्सनल लॉ में जाइए, वहां पर मिलेगा। यहाँ केवल उन्हें मिलता है जो अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ है। ठीक है, तो ये 4 लोग मेंटेनेंस ले सकते हैं। अब देगा, ऑर्डर कौन देगा? तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास इस नेग्लिजेंस और रिफ्यूजल के रिफ्यूजल पर पता करने के बाद मंथली अलाउंस फॉर मेंटेनेंस देगा। हर महीने के हिसाब से जितना भी उसे सही लगे उतनी कीमत पर, अगर 5,000 लगता है 5,000, 10 लगता है 10, लाख लगता है लाख, और करोड़ भी लगता है कि एक महीने में 1 करोड़ रुपए मेंटेनेंस देना चाहिए, तो वो इतना भी दिलवा सकता है जैसा उसे सही लगे। नेक्स्ट आइए आप। अब आते हैं, अगर माइनर मैरिड डॉटर की बात है, अगर 18 साल से कम उम्र की बच्ची है और उसकी शादी उसके फादर ने करा दी थी। देखो है, वैसे तो माइनॉरिटी में शादी नहीं हो सकती है, लेकिन अगर शादी कर ली गई तो वो इनवैलिड भी नहीं है, शादी वैलिड है पर ऑफेंसिव है। लेकिन अगर किसी बच्चे की शादी करा दी तो फिर उसको मेंटेन करने की जिम्मेदारी उसके हस्बैंड की होगी। लेकिन अगर हस्बैंड भी कैपेबल नहीं है, 15 साल की लड़की की उम्र है, 16 साल की लड़के की उम्र है, शादी करा दी माता पिताओं ने, बाल विवाह करा दिया, तो इस कंडीशन में अब उस लड़की का पिता, जब तक वो लड़की 18 साल की नहीं हो जाती तब तक मेंटेनेंस का लाइबल होगा। तो ये कह रहा है हमारा फर्स्ट प्रोवाइडेड। सेकंड प्रोवाइडेड ये कह रहा है कि मेंटेनेंस के ऑर्डर के साथ इंटरिम मेंटेनेंस और एक्सपेंडेंसी ड्यूरिंग लिटिगेशन का ऑर्डर भी दिया जा सकता है। भाई मेंटेनेंस का ऑर्डर तो मान के चलिए 2-3 साल सुनने के बाद दिया गया, लेकिन वो भूखे थोड़ी मरेंगे, मुकदमा कैसे चलाएंगे, आगे पीछे कुछ नहीं है उनके पास, उनके ही जिसने वाइफ का हस्बैंड ने साथ छोड़ दिया, तो जिस दिन मेंटेनेंस की एप्लीकेशन आई उस दिन से नोटिस दिया, जिस दिन नोटिस दिया अपोजिट पार्टी को इंटरिम मेंटेनेंस का, उस दिन से 60 दिन के अंदर इंटरिम मेंटेनेंस के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। और 60 दिन के अंदर जिस दिन नोटिस हस्बैंड के पास गया या माता पिता के पास गया, इंटरिम मेंटेनेंस का भी आदेश लिया जा सकता है। तो सेक्शन 144 में ना केवल कंप्लीट मेंटेनेंस का ऑर्डर जारी हो सकता है, बल्कि इंटरिम मेंटेनेंस का और इंटरिम एक्सपेंस लिटिगेशन, मतलब एक्सपेंड लिटिगेशन का मतलब है कि घर से वहां तक आना, वकील की फीस देना, जो मोटी मोटी रकम ऐसी है जो मुकदमा चलाने के लिए जरूरी है, तो उनके लिए भी आदेश दिया जा सकता है। आदेश का टाइम पीरियड 60 दिन का होगा। जिस दिन इंटरिम एप्लीकेशन लगी और अपोजिट पार्टी को नोटिस दिया, उस दिन से 60 दिन के अंदर कोर्ट इस बात को डिसाइड कर देगी कि इंटरिम मेंटेनेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा। फिर इसका एक्सप्लेनेशन है फर्स्ट क्लोज का, वो ये कहता है कि वाइफ में डाइवोर्सी वाइफ भी आती है, छोड़कर उसको जिस डाइवोर्सी वाइफ ने रीमैरिज की है। तो अगर किसी पत्नी को तलाक दे दिया उसके पति ने और पत्नी ने दूसरी शादी नहीं की है, तो वो भी अपने पति से मेंटेनेंस ले सकती है, मेंटेनेंस मांग सकती है। नेक्स्ट, क्लोज 2 ये कहता है कि जो मंथली अलाउंसेस है, इंटरिम ऑर्डर है और एक्सपेंस ड्यूरिंग लिटिगेशन है,
ये किस दिन से पेबल होगा, किस दिन से इसको दिया जाएगा। तो 3 बताया है, जिस दिन कोर्ट ने ऑर्डर किया उस दिन, या जिस दिन कोर्ट कहती है कि भाई फलाने दिन से पेमेंट होगा, या जिस दिन पहली बार एप्लीकेशन आई थी इन सब चीजों के लिए उस दिन ऑर्डर किया जाएगा, उस दिन से ऑर्डर लागू होगा। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, 1/1/2025 को एप्लीकेशन आई और 1/5/2026 को क्या हुआ, ऑर्डर हुआ ऑर्डर हुआ। कि मेंटेनेंस दिया जाएगा। तो जिस दिन ऑर्डर हुआ, या तो इसी दिन से कोर्ट कहेगी कि भाई आज से आगे के लिए आप हर महीने का मेंटेनेंस दो, नहीं तो कोर्ट ये भी कह सकती है कि भाई जिस दिन एप्लीकेशन आई थी मतलब 1 साल पहले से जो एरियर मेंटेनेंस है उसे इकट्ठा दो और फिर चलते रहो। या कोर्ट ये कह सकती है कि भाई इस नहीं एक काम करो तुम 1/1/2026 से मेंटेनेंस देना शुरू करो। तो जिस दिन और एप्लीकेशन आई उस दिन से भी कोर्ट कह सकती है, जिस दिन उसने ऑर्डर दिया था उस दिन से भी, या कोई भी बीच की एट रैंडम डेट कोर्ट कह सकती है उस दिन से आप पेमेंट करो।